नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं जेतारन न्यूज़ ऑनलाइन और मैं आपके साथ लोचन माली। जेतारन नगर पालिका चुनाव 2021। जी हाँ, सियासत जेतारन की सियासत का वह अखाड़ा जहां हर पार्टी और प्रत्याशी अपने आप को बेस्ट साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर जेतारन के 17,000 से अधिक मतदाता 28 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब बीते 5 बरस तक पालिका के सदन में जोर आजमाइश करने वाले पार्षदों, उनकी पार्टी और उनके लीडर्स की परीक्षा का वक्त आ चुका है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेतारन के मौजूदा बीजेपी विधायक अविनाश जी गहलोत साहब। हम उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में बीजेपी किस रणनीति के साथ इस समर को खेल रही है। जेतारन में 28 जनवरी को 25 वार्डों के लिए मतदान होगा और ये 25 वार्डों के जो परिणाम होंगे वो ये तय करेंगे कि जेतारन के मौजूदा विधायक अविनाश गहलोत और कांग्रेस को इन चुनाव में डिफेंड कर रहे दिलीप चौधरी साहब क्या जनता की परीक्षा में पास होते हैं या नहीं, ये सब 28 जनवरी के बाद 31 जनवरी को आने वाले परिणाम तय करेंगे। तो आज अपन विधायक साहब से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के चुनाव में बीजेपी किस मिजाज में और जनता के मिजाज क्या बीजेपी के साथ मिल रहे हैं या नहीं। हमारे साथ विधायक साहब है। विधायक साहब, स्वागत है आपका। बहुत रात हो चुकी है, चुनावी प्रचार की व्यस्तता के बाद भी आपने जेतारन न्यूज़ के दर्शकों के लिए आप जेतारन न्यूज़ से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं जेतारन न्यूज़ यूट्यूब चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपके तमाम दर्शकों का और जेतारन क्षेत्र के इन शहरवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। विधायक साहब, पूरा जेतारन जानता है कि विधायक साहब को क्रिकेट बहुत पसंद है, और अगर मैं चुनावी क्रिकेट की बात करूं तो पहले विधानसभा चुनाव जीता, फिर प्रधान के चुनाव भी आप जीत के इस बार नगरपालिका चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाने की तैयारी में है बीजेपी। क्या कुछ रणनीति है साहब? हैट्रिक तो हमारी पहले ही लग चुकी है, क्योंकि एमएलए का इलेक्शन जीता, फिर एमपी का इलेक्शन जीता, फिर प्रधान के इलेक्शन जीते। आपके ये तीसरा चुनाव है। बिल्कुल निश्चित रूप से जेतारन क्षेत्र की जनता ये तय कर चुकी है कि इस बार 5 साल का जो कांग्रेस सरकार का नगर पालिका का भ्रष्ट बोर्ड था, उसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है और जनता ने तय कर लिया है इस बार 25 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और पूर्ण बहुमत के साथ में शहरी सरकार बनाएगी। सर, 2010 के चुनाव में आपने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, हालांकि किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया और बीजेपी के टिकट पर वो आप चुनाव हार गए थे। उस समय थोड़ी परिस्थिति अलग थी, बीजेपी को डिफेंड कर रहे थे सुरेंद्र जी गोयल साहब, लेकिन वो अभी विपक्ष में हैं और वो आपके राजनीतिक गुरु भी रहे। उस समय की परिस्थितियों को देखा जाए तो आज की परिस्थितियों में 25 की 25 सीटों पर केवल एक चेहरा चुनाव में है, वो है बीजेपी से आप अविनाश गहलोत साहब 25 की 25 सीटों पर हैं। बड़ी चुनौती है। देखो, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और इस पार्टी में व्यक्तिवाद की पूजा नहीं होती है। हमारी पार्टी विचारधारा के आधार पर है और सिद्धांतों के आधार पर चुनाव लड़ती है। तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर और तमाम सीनियर लीडर्स जितने भी हैं पार्टी के, उन सब के साथ मिलकर हम लोग इस चुनाव में हैं। और नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, प्रत्येक जन कल्याणकारी योजना जो है वो अपने शहर के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, इन कल्याणकारी योजनाओं के साथ में प्लस कांग्रेस का जो भ्रष्ट शासन रहा 5 साल का और बीते 2 वर्ष का राज्य सरकार का जो शासन रहा है, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे को देख लें, चाहे किसान कर्ज माफी का मुद्दा देख लें, चाहे बिजली दरों में वृद्धि का देख लें, चाहे अपराध का मुद्दा देख लें, चाहे जेतारन में जिस प्रकार से दलाली का खेल चल रहा है, जिस प्रकार से परिवारवाद का खेल चल रहा है, उन सब मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव में हैं। और निश्चित रूप से अब ये शहरी सरकार है, शहरी सरकार में सब पता है लोगों को, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब बुद्धिजीवी लोग हैं, इन सबको पता है कि अपने क्षेत्र का, अपने शहर का भला कौन कर सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दों के आधार पर हम लोग हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी पार्टी में सब लोगों की सामूहिक सहमति के आधार पर निर्णय होते हैं और उसी के आधार पर फैसले भी होते हैं और फैसले के बाद में उसकी क्रियान्वित भी सब लोग मिलकर करते हैं और आज हम चुनाव में भी सब मिलकर काम कर रहे हैं। सर, इस चुनाव में एक चीज़ बड़ी खास हो रही, वो ये है कि बीजेपी केवल भगवान श्री राम के मंदिर के आधार पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के पास कुछ ऐसा कॉन्क्रीट है साहब? विधायक साहब ने कुछ 2 साल में ऐसा किया है कि शहरी जनता उनके पक्ष में आए, या फिर केवल श्री राम के नाम पर ही हवा बनाई जा रही है? देखो, भगवान श्री राम जी हमारी आस्था के प्रतीक हैं और
करोड़ों अरबों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले कांग्रेस वाले कहते थे कि ये जो बीजेपी वाले हैं राम जी का मुद्दा लेकर आते हैं, कभी गौ माता का मुद्दा लेकर आते हैं, लेकिन मंदिर कब बनाएगी किसी तारीख नहीं बताते। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंदिर के निर्माण की शुरुआत भी कर दी है। आने वाले 3 वर्षों में भव्यतम मंदिर बनेगा और ये एक सिर्फ मंदिर नहीं होगा, पूरे विश्व के अंदर भारत की जो संस्कृति, एक आध्यात्मिक संस्कृति है, उसका एक केंद्र बिंदु होगा। और जो विवेकानंद जी कहा था कि 21वीं सदी का जो विश्व है और उसमें हिंदुस्तान उसको लीड करेगा, वो उसका गुरु बनेगा, तो उस दिशा में अपना ये कदम बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से मैं कहता हूं, इसके अलावा ये हमारे उन प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा है। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो स्थानीय मुद्दों को बेस बनाकर लड़ रहे हैं। उसमें आप देख लो, शहर की स्थिति आपसे कोई छुपी हुई नहीं है। एक बार आप कांग्रेस वालों से पूछना कि जो सीवरेज की योजना है, आप लोगों ने कितना भ्रष्टाचार किया उसके अंदर। पूरी ईमानदारी से जितना पैसा लगा था, ये बीजेपी सरकार की योजना थी सीवरेज की, 47 करोड़ रुपए। 47 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं है, लेकिन 47 करोड़ रुपए पूरे लग जाते ईमानदारी से। आज इस शहर की स्थिति, ये दुर्दशा ऐसी नहीं होती है। पूरे शहर की जनता जानते को, मार्केट के अंदर हम लोग गए, मार्केट में बेचारे दुकानदारों की दुकानों के अंदर दरारें आ गई, गरीब लोगों के जो घर हैं उनके अंदर दरारें आ गई। हमने प्रयास किया, मिलकर एक टीम बनाई थी हमने, लेकिन नगर पालिका प्रशासन ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा जहां शहर के बीचों बीच की आबादी है, वहां सड़कें नहीं है, सीवरेज की वजह से खड्डे खोद दिए गए, रोडें उधेड़ के रख दी, उनको कोई नतीजा, किसी प्रकार का जनता को लाभ क्या मिला, ये देखने की बात। ये तमाम मुद्दे ऐसे जो स्थानीय स्तर को प्रभावित करेंगे और इन्हीं मुद्दों के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी का बोर्ड बनता है तो सबसे पहले प्राथमिकता किन मुद्दों को दी जाएगी? अगर नहीं, 100% भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। बोर्ड बनने के बाद में सरकार के लिए बेचारे गरीब लोग 4-4, 5-5 साल, 6-6 साल के लिए घूमते हैं, एनओसी के लिए घूमते हैं, नामांतरण के लिए घूमते हैं, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए घूमते हैं, अपने घर की नाली ठीक करवाने के लिए घूमते हैं। इस प्रकार का रोड मैप हम लोग तैयार करेंगे कि आने वाले टाइम में ये सारी चीजें एक निश्चित समय के अंदर पूरी हो और पूरी पारदर्शिता के साथ में हो। कुछ लोग भ्रष्टाचार करने के मकसद से राजनीति में आते हैं, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोगों को हमने टिकट दिया, आप उनका बैकग्राउंड पता कीजिए। सब लोगों ने ईमानदारी से जन सेवा को माध्यम बनाकर काम किए। आने वाले समय में नगर पालिका की जो अभी 4th क्लास की है, D क्लास की है, इसको हम लोग चाहेंगे कि C क्लास में कैसे क्रमोन्नत हो, नगर पालिका का रेवेन्यू कैसे बढ़े और भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, आम आदमी को रिलीफ कैसे मिल सके, ताकि आदमी नगर पालिका में जाए, सम्मानजनक उसकी बात सुनी जाए और बात सुनने के बाद में उसका निस्तारण कैसे हो, समय पर निस्तारण कैसे हो, इस बात की प्राथमिकता तय होगी। और जैतारण शहर को एक आदर्श शहर बनाने की जो हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के मन में है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। और आने वाले समय निश्चित रूप से आप देखेंगे कि मेरा जो बचा हुआ 3 साल का कार्यकाल है, मेरे कार्यकाल के अंदर जैतारण शहर को स्वच्छ बनाएंगे, आदर्श शहर बनाएंगे और आमूल चूल सुविधाएं जो है, जिस प्रकार से शहर अभी तक महरूम है, उसको पूरा करेंगे। सर, कांग्रेस वालों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि विधायक साहब से 2 सालों में तो कुछ हुआ नहीं और अब ये उन चुनाव का बहाना लेकर 3 साल और निकालना चाहते हैं। देखो, राजकीय अस्पताल को 50 से 100 बेड का क्रमोन्नत किसने करवाया, आप एक बार पता कीजिए। जैतारण कॉलेज के अंदर साइंस फैकल्टी किसने करवाई, पता कीजिए। जवाई बांध पुनर्भरण की स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए हम पाली जिले के तमाम विधायकों ने मुख्यमंत्री से बात करी, तो पिछले बजट के अंदर ये 3 मुख्य मुद्दे थे, ये करवाए। उसके अलावा जैतारण के अंदर SCM ऑफिस खुलवाना किसकी उपलब्धि है, आप ये पता कीजिए। 4.25 करोड़ रुपए की जैतारण शहरी पेयजल योजना है, ये किसकी देन है, आप पता कीजिए। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने क्या किया है? सिवाय दलाली का खेल आपने खेला है, कमीशन का खेल आपने खेला है, सिवाय गलत किया है। अगर आप सही करते, MLA इलेक्शन में हम लोग जीते, MP चुनाव में हम लोग जीते, प्रधान चुनाव में हम लोग जीते, फिर आपके पास में सत्ता क्यों नहीं आ रही है? आप अच्छे काम करते या मैं गलत काम करता या मैं कुछ काम नहीं करता, तो ये जो गांव की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी। कुछ वार्डों पे जहाँ बगावत के सुर दिखे साहब, वहाँ पर आपको नहीं लगता कि जो परंपरागत वोट माना जा रहा था बीजेपी का, वो थोड़ा सा खिसकेगा? बगावत की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में आपने बगावत इससे ज्यादा देखी थी क्या? 2018 से ज्यादा बगावत नहीं हो सकती है ना, निर्दलीय का कोई आधार नहीं।
और चुनाव में 19-20 बात होती रहती, क्योंकि आप पता करना एक बार भारतीय जनता पार्टी के पास में कितने आवेदन आए, कांग्रेस के पास में वार्डों से कितने आवेदन आए। लगभग हमसे आधे आवेदन आए कांग्रेस के पास में। इसका मतलब ये कि उनके पास में टिकट के लिए कोई मारामारी नहीं। हमारे पास में कार्यकर्ता इतने हैं, कार्यकर्ता की टीम इतनी है, वो सब चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से आवेदन दें, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद का टिकट प्राप्त करें ताकि जनता की सेवा कर सकें। कहीं ना कहीं परिवार में जब 4 व्यक्ति टिकट मांगते हैं, डिमांड करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति को करना पड़ता है। बाकी हमने सब जगह कर लिया। 1-2 जगह जो लोग निर्दलीय के रूप में खड़े हैं वो उन्होंने पार्टी के साथ में काम नहीं किया है। एक आध जगह हमारे कार्यकर्ता हैं तो वो भी मुझे नहीं लगता वहाँ जीत पाएंगे। वहाँ देखो, ये चुनाव पार्टी लड़ती है, ये चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता है। और जहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है वहाँ 100% जीत मिलती है। निर्दलीय का इस चुनाव में मुझे लगता कोई आधार नहीं रहेगा। हमारे तो पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा, भले ही क्यों किसी निर्दलीय लड़ा होगा, लेकिन हमने स्पष्ट बहुमत के साथ में पंचायत राज के चुनाव जीते थे। नगर पालिका चुनाव में ऐसा ही होने वाला है। और पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ जो भी कोई कार्यकर्ता काम करेगा, निश्चित रूप से चुनाव के बाद उनके खिलाफ अनुशासन और कार्रवाई होगी। प्रदेश स्तर से फाइनल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं। जो पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत लंबे समय से काम किया है, उन लोगों को तरजीह देकर और सबसे ज़्यादा जो लोग जीते हुए हैं उनको टिकट दिया गया। और आपको पता है कि राजनीति के अंदर जीतो वो टिकाऊ 2 चीज़ें होती है, और इन्हीं आधार पर टिकट मिलता है। और जिन्होंने पार्टी की निष्ठा के साथ में काम किया, उन लोगों को हमने टिकट दिया। वार्ड संख्या 10, जहाँ से आपने अपने बेनाराम जी गहलोत जो पूर्व पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको पैराशूट प्रत्याशी बनाकर उतारा। अक्सर आप बैठकों में ये कहते थे कि वार्ड वासियों की राय ली जाएगी और किसी भी दूसरे वार्ड को इधर नहीं उतारा जाएगा, लेकिन वहाँ पर अचानक अविनाश गहलोत साहब की मंशा चेंज कैसे हो? ना, ये पार्टी का सामूहिक निर्णय था। ये वार्ड वासियों की भावना भी थी। वार्ड वासियों ने आकर हमसे कहा था कि नहीं, यहाँ से बेनाराम जी गहलोत को उम्मीदवार बनाया जाए और हम उनके साथ में रहेंगे। पैराशूट उम्मीदवार वो होते हैं जो हार जाते हैं, जिनका वार्ड के अंदर कोई जनाधार नहीं होता है। और आपको पता है कि बेनाराम जी पिछले 35 वर्षों से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं। और उसके अलावा मार्केट का ये जो वार्ड है 10 नंबर, ये मार्केट का वार्ड है, जहाँ व्यापारी बंधु रहते हैं, जो इस जैतारण का हार्ट जिसको कह सकते हैं, वहाँ का ये वार्ड है। और वहाँ निश्चित रूप से ये जीतेंगे, क्योंकि वार्डवासी जितने भी थे उस वार्ड के, उनके कहने के अनुसार उनको दिया गया। अविनाश गहलोत साहब से अगला मेरा सवाल रहेगा कि आपने वार्ड संख्या 20 जो कि अभी आम से खास हो चुका है, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, हमारे लिए 25 वार्ड महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यहाँ जरूर ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हम नहीं कहते। लेकिन जिस प्रकार से धोखा किया गया वार्ड नंबर 20 के मतदाताओं के साथ में, ये धोखा वार्ड नंबर 20 वाले किसी सूरत में सहन नहीं करेंगे। और मैं कह रहा हूं कि 25 वार्ड में से सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक परिणाम अगर कहीं से आएंगे तो 20 नंबर को आएंगे। जनता ने ये तय कर लिया वहां के लोगों ने, क्योंकि हमारी तो सीट वो है नहीं। हमने पहले भी कहा था कि हमारी वहाँ सीट नहीं, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य वार्ड है, वहाँ से कांग्रेस हमेशा जीतती आई है, लेकिन हमारा वोट बैंक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पूर्व चेयरमैन अनवर साहब को पहले फाइनल किया गया था, उसके बाद में उनका काट कर किसी और को दिया गया था, तो ये वहाँ के वार्डवासी नाराज है कि नहीं, अगर हमारा हक बनता तो हमें मिलना चाहिए। हम उस पंचायत में नहीं पढ़ते भाई वहाँ किसका हक है किसका नहीं, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन वार्डवासी निश्चित रूप से इससे नाराज है। और आपने उसी दिन देखा होगा 15 तारीख को जिस दिन सिंबल अलॉट हुए थे, उस दिन कितना बड़ा बाउंडर हुआ था। मैं गया था, वहाँ 300 लोगों की भीड़ थी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर अगर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे, तो निश्चित रूप से आने वाले कल के लिए अच्छा शुभ संकेत है। और मैंने उस दिन कहा था, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का ऐसा परिवार जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस भावना के साथ में काम करती है। नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि मेरा 130 करोड़ परिवार, 130 करोड़ लोगों का परिवार है। उसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना जैन है, ना सिख। उसमें उनके लिए सिर्फ इंडियन जो हैं, जो हिंदुस्तानी जो भी हैं, वो उन सबको संबोधित करके वो बात करें, और उनका पूरा परिवार है। और हम भी ये चाहते हैं कि हमसे ये आके जुड़े, पार्टी की विचारधारा में लौटे, पार्टी के साथ में काम करें। निश्चित रूप से 20 नंबर का जो परिणाम है, ये आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। कुछ कांग्रेस वालों का आरोप यह भी है कि अविनाश जी गहलोत ने इस चुनाव में केवल पैसों वालों को उतारा और बीजेपी केवल पैसों के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। नहीं, ये तो कांग्रेस की मानसिकता रही है कि जिन लोगों को धरातल का पता नहीं है, आप मेरे वार्ड में जिन जिन लोगों को हमने टिकट दिए उनके बारे में पता कीजिए। मुश्किल से 2 या 3 कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, नहीं तो सारे के सारे मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं, सारे के सारे अपने कुछ लोग बीपीएल परिवार से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये तो क्या है कि अब आर्थिक स्थिति के आधार पर ना तो कभी टिकट मिलता, ना कोई। अगर
आर्थिक स्थिति, पैसों के आधार पर टिकट मिलता तो अंबानी जिस देश के राष्ट्रपति नहीं बन जाते, इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। भारतीय जनता पार्टी का शासन है, रामनाथ कोविंद जी जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बने, आपने नाम सुना था कि उनका पहले कभी कितने पैसे दिए थे? 1 रुपया भी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में पैसे का खेल तो चलता ही नहीं है, क्योंकि हम जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा के अंदर इस प्रकार की बातों का कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ पार्टी में एक सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया होती है और उस निर्णय की प्रक्रिया में से होकर गुजरना पड़ता है और उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए टिकट का वितरण हुआ है। तो ये थे अविनाश जी गहलोत साहब, जिन्होंने आज जयतारण न्यूज के साथ चर्चा की और इनका कहना है कि इस बार हैट्रिक के साथ बीजेपी जीत रही है, लेकिन भविष्य के परिणाम तय करेंगे कि कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन यकीन मानेगा जो 31 जनवरी को परिणाम आएंगे वो अविनाश जी गहलोत के भविष्य के राजनीतिक करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यही जीत, अगर अविनाश जी गहलोत इस चुनाव को जीत जाते हैं तो अविनाश जी गहलोत, जिनको वन टाइमर एमएलए कहा जा रहा है, वो मल्टी टाइमर एमएलए की सूची में भी जा सकते हैं और प्रदेश आलाकमान के सामने अपनी मार्किंग बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।